नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय ने आज सुबह ही बड़ा एक्शन लिया। नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया। साथ ही उससे जुड़े सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। एक तरफ पीएफआई पर बैन हुआ है तो दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बैन का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पीएफआई को बैन करना गलत है, आरएसएस को बैन किया जाए। तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। इस बड़ी अपडेट पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई को बैन करना? देखिए, ये होना ही था। कल हम लोग जब कार्यक्रम कर रहे थे, कैपिटल टीवी की तरफ से पीएफआई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि 2 दिन के अंदर ये बैन हो जाएगा, लेकिन ये तो 12 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो गया। और एक साथ पीएफआई और उसके साथ जो तमाम उसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके ऊपर बैन लगाया गया है। बैन क्यों लगाया गया, किस वजह से लगाया गया, मैं उस पर आऊँगा। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें किस किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, किस किस तरह का सबूत दिया गया है, यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन ये जो भ्रष्ट और मुस्लिम वोट के लालची नेता जो सवेरे सवेरे बैन के बाद ये विधवा विलाप में लग गए हैं कि हाय 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 ये क्या हो गया, आरएसएस को भी बैन करो। भाई क्यों सिर्फ पीएफआई को आपने अकेला चुन लिया? कम्युनिस्ट पार्टी, सीताराम येचुरी, किस बेशर्मी के साथ ये व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इनके कार्डर्स को समझ में नहीं आता। पीएफआई के हाथों सीपीएम के कई सारे कार्डर्स की हत्या हुई है और ये बेशरम येचुरी दिल्ली में बैठ के ये कह रहा है कि बैन से कुछ नहीं होगा। भाई तुम्हारी सरकार पीएफआई के लोगों को बंद कर रही है। सरकार तुम्हारी पीएफआई के खिलाफ कोर्ट के अंदर जाकर के बयान देती है और तुम्हारी ये घृणित राजनीति कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ तुम खड़े हो जाओगे और ये कहोगे कि बैन कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तुम दोगे। तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है इसका? आपके पास सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में आपको जो है इस देश को तबाह और बर्बाद करना है। और इस तरह से आपने इस तरह के पीएफआई टाइप के एजेंटों को आपने पाल लिया है। दूसरा व्यक्ति ये चारा चोर लालू यादव, ये बाहर आकर के ये कह रहा आरएसएस को बैन करो। भाई इसको तो पहले अपनी सजा को पूरा करना चाहिए मुकम्मल। घोटाले के अंदर ये जेल के अंदर गया है, ये बाहर आकर के ये तमाशा ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने पढ़ा, इन लोगों ने जरा सा भी वो आदेश क्यों आया है, पीएफआई की क्या क्या करतूत हैं, उसको इन लोगों ने जानने और समझने की कोशिश की। नाक के नीचे बिहार के अंदर 15,000 आतंकवादी खड़ा कर दिया इस पीएफआई ने। और ये लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे ये मुस्लिम वोट बैंक MY कॉम्बिनेशन के ऊपर राजनीति क्या करेंगे? MY कॉम्बिनेशन के तहत, राजनीति के तहत ये घोटालाबाज करने वाले लोग, पैसे का हेराफेरी करने वाले लोग, ये बेईमान चोर उचक्के ये तमाशा कर रहे हैं आकर के भाई ये क्यों हो गया है। आप एक दलील दो तो बात समझ में आती है कि भाई इस वजह से पीएफआई को बैन नहीं करना चाहिए। क्या क्या आधार किया गया? एक और कांग्रेस पार्टी तो बड़ी अनोखी पार्टी निकली। वो एक नेता कह रहा है कि भाई बैन के खिलाफ हम नहीं हैं, दूसरा कह रहा है कि भाई बैन को सलूशन नहीं है, सबको ऊपर बैन लगना चाहिए। कोई ये कह रहा है कि नहीं 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 आरएसएस के ऊपर भी बैन लगना चाहिए। माने 10 नेता 10 बातें, ये प्री प्लान तरीके से कि देश की जनता को कंफ्यूज कर दिया जाए। अब इन तमाम नेताओं जो लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, इनके इतिहास को देखिए। एक और छूट गया, ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हुआ अखिलेश यादव, उसकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई बैन तो कोई सलूशन नहीं, उसका विरोध सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अब ये बताइए कि इनका इतिहास क्या रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। जिस तरीके से पीएफआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया प्रारूप है। सिमी को बैन किया गया, 2001 में बैन किया गया। फिर उसको चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, फिर ये बैन जो है उस पर कंटिन्यू रहा। अभी 2019 में भी बैन जो है बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ने उसको कंटिन्यू किया। ये हर 5 साल में उसको रिवाइव कर देना होता है।
भाई कांग्रेस पार्टी जिस समय सिमी को उसके बैन को जो है वो रिवाइव कर रही थी, 5 साल के लिए आगे एक्सटेंशन दे रही थी, उस समय क्या दलील थी? उस समय आप तो कुछ नहीं कहे, लेकिन अभी आप ये क्यों कह रहे हो? अब इसको समझने की आवश्यकता है। जब पीएफआई, जब ये सिमी नाम के आतंकी संगठन के नाम से जब ऑपरेट करता था, यही मुलायम सिंह यादव, यही लालू यादव, यही वामपंथी, ये तमाम लोग प्रोटेस्ट करते थे। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान हो या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर, ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, हाय तौबा मचाते थे कि भाई ये तो सिमी को बैन नहीं करना चाहिए। बम धमाके जब इस लोगों ने करना शुरू किया, जब इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आने लगा, तब जाकर के इनको समझ में आया कि नहीं, ये गलती हो गई। बैन कंटिन्यू रहा। उस वक्त तो आपने विरोध नहीं किया जब चिदंबरम ने सिमी के ऊपर बैन लगाया। अब ये लोग नए नाम से और भी ज़्यादा, इसको कह सकते हैं कि रिफॉर्म्ड होकर ये लोगों ने पीएफआई का निर्माण किया। अब पीएफआई ये पिछले 10 सालों में क्या कर रही थी? राहुल गांधी, लालू यादव, सीताराम येचुरी, ये इस तरह के लीडर्स क्या ये बताएंगे कि क्या पीएफआई के लोग सीरिया, इराक, वहां जाकर के इन लोगों ने आईएसआईएस के साथ कदम से कदम मिलाकर के काम नहीं किया? क्या इसका जवाब है इनके पास? क्या ये बताएंगे कि करीब 45 से 55 लोगों को हिंदुस्तान से आईएसआईएस में जोड़ा गया? उसका ये डिनाइल कर सकते हैं? अगर आप पीएफआई के साथ खड़े हो तो आप किसके साथ खड़े हो? आप आईएसआईएस के साथ खड़े हो। यही तुम्हारी राजनीति है और देश की जनता में तुमको वोट करेगी। इस तरह के लोग जो पीएफआई के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, इनको भी गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल के अंदर डालना चाहिए, तब जाकर के ये सुधरेंगे। अदरवाइज ये नहीं सुधर सकते। ये पीएफआई, इन्होंने क्या किया? सीए, गृह मंत्रालय के पास पूरा कच्चा चिट्ठा है कि किस तरीके से जो सीए के नाम पे आंदोलन हुआ, उसमें 150 करोड़ रुपए का खर्च इस पीएफआई ने किया। सीए के साथ तुम खड़े थे, पीएफआई का ये आंदोलन था, तो पीएफआई के तुम भी मेंबर बने या नहीं बने? सलमान खुर्शीद से पूछा नहीं जाना चाहिए? ये कांग्रेस के लीडर्स को नहीं पूछा जाना चाहिए? ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे लोग, अर्बन नक्सल्स, ये साथ में मिलके ये जो काम कर रहे थे, तो ये जो विरोध हो रहा है, ये विरोध बिल्कुल ही बकवास है। देश की जनता को बिल्कुल इस तरह के लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है, जो अपनी घटिया गंदी राजनीति की वजह से आप टेररिस्टों के साथ खड़े हो जाते हैं। आप ये बताएंगे कि जो पैसा, जो 150 करोड़ रुपए जो सीए के प्रोटेस्ट के दौरान आया, कहां से आया? ये येचुरी बताएंगे? ये लालू यादव बताएंगे? इनको अपना राजनीति चमकाना है, देश जो है वो भाड़ में चला जाए, इनको कोई इसकी चिंता ही नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि पीएफआई के साथ कई सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया, पर एसडीपीआई पे क्यों नहीं बैन? देखिए, एसडीपीआई इज ए पॉलिटिकल पार्टी। आजकल में उसके ऊपर भी बैन लग जाएगा, क्योंकि ये सरकार का पूरा एक, इसको कह सकते हैं कि स्वीपिंग बैन लगा है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद पीएफआई वो बैन हो जाए। जो 8-9 जो एसोसिएशन के नाम, जो जैसे वो सीएफआई है, चाहे वो इमाम काउंसिल का नाम आ रहा है, चाहे वो तरह तरह के जो 8-9 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों का नाम स्पेसिफिकली उस नोटिफिकेशन में इसलिए डाला गया क्योंकि ईडी और एनआईए के पास इस बात के सबूत हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल फंड कलेक्शन में किया जा रहा था। आप बात समझिए कि एक तो ये इनका प्राइमरी गोल बहुत ही सिंपल है, जो गोल सिमी का था कि हिंदुस्तान को दरुल हर्ब से दरुल इस्लाम बनाना है। उनको यहाँ पे शरिया का कानून लगाना है, इस्लाम की हुकूमत को पैदा करना है। अभी जो बैन किया गया, अभी जो लगातार जो गिरफ्तारी हुई पीएफआई की तरफ से, ट्विटर अकाउंट्स में किस तरह का पोस्टर्स आ रहे थे? द हीरोज ऑफ उम्मा। उम्मा का मतलब क्या होता है? उम्मा का मतलब ये होता है कि इस्लामिक वर्ल्ड। उम्मा का मतलब होता है कि एक सरकार, इन लोगों की पूरी आइडियोलॉजी इस चीज़ पे है कि जो नेशन स्टेट्स, अलग अलग देश में अलग अलग जो सरकारें हैं, वो कुफ्र है, वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। इनके मुताबिक ये जो वहाबी सलाफी जो इस्लाम का जो नज़रिया है कि ये जो नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट दुनिया में कहीं भी है वो इलीगल है।
दुनिया में सिर्फ इस्लाम की सरकार होनी चाहिए और एक सरकार होनी चाहिए, कैलिफेट, खिलाफत। और ये जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो इस्लामिक वर्ल्ड का, उसको कहते हैं उम्मा। ये तो यही बता रहे हैं और सेकुलरिज्म का ये लोग ढोल पीट रहे हैं। बैन और भी चीज़ों पे हुआ है। अभी ये जो खबर आ रही है कि जितने भी इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, यूट्यूब है, जहाँ जहाँ इनका जो प्रोपेगेंडा करने का कोई भी जुड़ा हुआ इससे, उन सब के ऊपर भी बैन लगने वाला है, ताकि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी नज़र रखी जा सके। ये जो प्रोपेगेंडा करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस पर पूरी तरह से लगाम लगे। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि पीएफआई पर बैन लगाना क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? क्योंकि पहले सिमी पे भी बैन लगाया गया, वो पीएफआई हो गया, इससे आगे भी कुछ हो सकता है? फर्क उसमें और इसमें यह है कि इस वक्त पूरी की पूरी पीएफआई की लीडरशिप वो सलाखों के पीछे है। उन लोगों के ऊपर इंडिविजुअल केसेस चल रहे हैं और जिस तरह का केसेस लगाया गया है आतंकवाद का और टेरर फंडिंग का, इसमें ये बाहर नहीं आ पाएंगे। और जितने भी जो इसका मेंबरशिप है, जो तमाम पीएफआई और इसके तमाम जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे किसी की भी सदस्यता पाई जाएगी तो वो क्रिमिनल माना जाएगा। तो ये जो मेंबरशिप को क्रिमिनलाइज कर देना प्लस इनके तमाम गतिविधियों को उसके ऊपर बैन लगा देना, तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है। लेकिन इनके साथ इन लोगों ने जो जो कुकर्म किए, जिस तरह से हत्याएं करवाए, जिस तरह से दंगे करवाए, जिस तरह से इन लोगों ने मर्डर्स करवाए, जिस तरह से देश को तोड़ने की जो इन लोगों ने कोशिश की, इसके लिए इंडिविजुअली ये बड़े बड़े लीडर्स को हमेशा के लिए उम्र कैद देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, ताकि फिर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन पैदा न हो सके। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो पीएफआई को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, पीएफआई को बैन कर दिया गया। पिछले 2 दिनों हमने देखा 21 तारीख, उसके बाद 27 तारीख को, कि किस तरह से एनआईए, ईडी और लोकल पुलिस एजेंसियां मिलकर अलग अलग कई जगहों पर उन्होंने छापेमारी की, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई, एक अहम बैठक भी हुई, अमित शाह ने एक अहम बैठक किया। उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया जाए। आज सुबह सुबह ये खबर आई, लेकिन उसके बाद से ही लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पीएफआई पर जिस तरह का बैन लगा है उसको लेकर विरोधी पार्टियों की तरफ से और क्या रिएक्शंस और बयान आते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।